हेलो गाइस, हाउ आर यू। नर्सेज एम में सभी नर्सिंग ऑफिसर्स का वेलकम। हम जानेंगे कि मोस्ट कॉमनली आज की डेट में पल्स क्या होता है। पल्स मीन जहां से पल्स को असेस किया जाता है, चाहे वो रेडियल हो, फिमोरल हो, कैरोटिड हो, एपिकल हो, पॉप्टियल हो, जो भी है। और उसको असेस करने के लिए चलो रेडियल पल्स है, मोस्ट कॉमनली रेडियल पल्स को असेस किया जाता है। उसके अंदर आप पूछोगे सर कि उसके अंदर टाइमिंग कितना होता है, 60 सेकंड का। कितना? 60 सेकंड के लिए जो कॉमनली एक पल्स को असेस किया जाता है वो 60 सेकंड तक कंटिन्यूस असेस किया जाता है। उसमें 72 बीट पर मिनट मोस्ट कॉमनली आपको सीन होगी। ठीक है, तो अच्छा ये हो गया सर। उसके बाद सबसे पहले पता होना चाहिए पल्स है क्या, है ना। तो उससे पहले पता होना चाहिए पल्स आती कहां से, तो पल्स जनरेट कहां से होती है। तो सबसे पहले अपना हार्ट होता है, हार्ट के थ्रू ब्लड जाता है अरोटा के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करती है, पुश करने के बाद वो जाता है अरोटा के अंदर, अरोटा से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है होल ओवर बॉडी के अंदर। होल ओवर बॉडी के अंदर सबसे पहले आती है जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है हार्ट से बॉडी के अंदर, पेरिफेरली जब डिस्ट्रीब्यूट होता है सिस्टम के अंदर, तो सबसे पहले आर्टरी में जाता है, आर्टरी से वो आर्ट्रियोल्स में जाता है, आर्ट्रियोल्स के बाद में वो कैपिलरीज में जाता है, कैपिलरीज के द्वारा CO2 O2 का एक्सचेंज होने के बाद वो वेन्यूल्स में जाता है, फिर वेन में जाता है, वेन से लार्ज वेन कलेक्टिंग वेन में जाता है, और उसके बाद इंफीरियर वेना का और सुपीरियर वेना के थ्रू वापस हार्ट में पहुंच जाता है। तो जहां हार्ट का वेंट्रिकल है वहां से पुश आउट होता है ब्लड, और उसके थ्रू अरोटा के थ्रू होल ओवर बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। फोर्स ऑफ कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो जो वेनस सर्कुलेशन हो रहा है, आर्टेरियल सर्कुलेशन हो रहा है, उसकी जो इंटरनल लेयर है उस पर पड़ने वाला प्रेशर है, और जहां पे बोन और वेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वहां पे हम असेस करते हैं पल्स को, और वहां पे डिटेक्ट होती है एक पल्स, जिस जो वेवलेंथ एक फ्लूइड की, उसको पल्स के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, तो उसके बाद में देखिए आज क्या पढ़ना है। पल्स, पल्स के अलावा वाइटल साइन जिसको कार्डिनल साइन भी कहा जाता है, और द अल्टरनेटिव एक्सपेंशन, राइज एंड रिकॉइल फॉल, जिसको रिकॉइल को फॉल बोला जाता है, एक्सपेंशन को राइज बोला जाता है, ऑफ एन आर्टरी एज द वेव ऑफ ब्लड is passed through it during left ventricle contraction। जो मैंने बता चुका हूं आप लोगों को, एक अल्ट्रेशन आता है किसके अंदर, जहां पे ब्लड फ्लो हो रहा है, एक्सपेंशन राइज हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, रिकॉइल फॉल साइज दोबारा छोटा हो रहा है, ऑफ एन आर्टरी एक आर्टरी का, एज द वेव ऑफ ब्लड जहां से ब्लड है वो अपना रन कर रहा है, इज पास थ्रू इट। मैंने बोला था कि एक आर्टरी होगी, उसके नीचे एक बोन होगी जहां पे हम अपनी फिंगर्स को रख सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस ओवर द बोन वो कर रहा है, उसकी वजह से वो अपना एक रिकॉइल और रीसाइज हो रही है और फॉल हो रही है, उसकी वजह से हमें महसूस हो रहा है। तो पास थ्रू इट ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप सभी को मोटिवेट करने के लिए बात बोलना चाहूंगा कि इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं, हौसले की होती है। और उसके बाद ए नेगेटिव माइंड नेवर गिव ए पॉजिटिव लाइफ। तो हमेशा एक नकारात्मक सोच के साथ नहीं, पॉजिटिव सोच के साथ हमें वो कर दिखाना है जो हमने सोच रखा है, और जो सोचा है वो करना है। बस इसी सोच के साथ हम आपको पढ़ाते जाएंगे और ये सिलसिला ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि इज नेगेटिव माइंड वी कांट गिव ए पॉजिटिव रिजल्ट। तो उसके बाद में कॉमन साइट क्या है, कौन सी साइट है जिससे हम इनको असेस कर सकते हैं। टेम्पोरल आर्टरी कहाँ होते हैं, टेम्पोरल आर्टरी, टेम्पोरल बोन। उसके बाद आते कैरोटिड आर्टरी, तो साइड ऑफ नेक, एपिकल फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे हार्ट के पास में। ठीक है, वो हो गया एपिकल पल्स। पॉप्टिकल पल्स जो अपना पटेला है, पटेला के पीछे की साइड में जो अपन बैकवर्ड जाएंगे तो वहां पटेला हो। फिमोरल जो अपना ग्रोइन एरिया है, जहां पे मैंने बोला था इंग्वाइनल रिंग होती है, इंग्वाइनल लाइन क्रॉस होती है, इंग्वाइनल लाइन के साथ जो पेरिफेरल
ग्रोइन जो वी शेप जो अपना कट बनाती है उसके जस्ट राइट साइड के अंदर हम प्रेस करेंगे 3 फिंगर से, तो हमें एक आर्टरी फ्लो होती दिखाई देगी, वो फीमोरल आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद पोप्टिलियल आ जाता है, पोप्टिलियल के बाद में डोर्सल पेडिलिस आ जाता है और मिलेलस आर्टरी भी आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद में ब्रेकियल आर्टरी ये रहेगी, ठीक है, क्यूबाइटल फोसा के अंदर। और उसके बाद में सर आपको कौन सी रेडियल आर्टरी जो हाथ के अंदर होती है, रेडियल जो थंब साइड में होती है, अल्लर आर्टरी जो अपनी स्मॉल फिंगर के साइड में होती है। अच्छा तो सर ये तो इजी है, पर हम डायग्राम होता तो हम अच्छे से देख लेते, तो उसी के लिए डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। साइड के अंदर आपको डायग्राम शो हो रहा होगा, जिसमें सबसे पहले दी होगी टेम्पोरल आर्टरी, फिर कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी के बाद फीमोरल आर्टरी, पोप्टियल आर्टरी, डोर्सल पेडिलिस आर्टरी। तो इस तरह से आर्टरी दी हुई है। तो आर्टरी देख ली, फिर सर उससे मेजर करने का क्या तरीका होता है? पल्स ऑक्सीमीटर का डायग्राम अब आपको शो होगा। पल्स ऑक्सीमीटर है क्या? उसके अंदर SpO2 दिया हुआ है। SpO2 होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। उसके अलावा पल्स भी आपको उसमें शो दिखाई देगी। दिया दिखाई? ओके, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। आपने देख लिया होगा, तो नेक्स्ट हम चलते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। चीजें आपको दिखा चुके हैं मोटा मोटा। टेम्पोरल आर्टरी ओवर द टेम्पोरल बोन, कैरोटिड आर्टरी साइड ऑफ नेक, नेक के साइड में है। सर इसका टाइमिंग कितना होता है? इसको है ना 15 सेकंड असेस करना होता है, 10 to 15 सेकंड। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रूशियल कंडीशन होती है पेशेंट की, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर पेशेंट को असेस किया जाता है। अच्छा, कार्डियक अरेस्ट वाला पेशेंट होता है, सबसे पहले कैरोटिड दबानी है, ना कि रेडियल दबानी है। कैरोटिड के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इसका मीन ये है कि ब्रेन तक ब्लड जा रहा है। ब्रेन तक अगर ब्लड जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका हार्ट काम कर रहा है, तो उस पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है। उसको अगर ब्रीथिंग सीज है, ब्रीथिंग सीज है तो उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम ट्रीट करनी है, ना हार्ट प्रॉब्लम ट्रीट करनी है। ये डायग्नोस किया जाता है कैरोटिड आर्टरी को दबा के, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी है कहाँ? ब्रेकियल है एंटीक्यूबाइटल फोसा, जो यहाँ गड्ढा होता है ना हाथ के अंदर, यहाँ जहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकियल वेन होती है और ब्रेकियल आर्टरी को हमें असेस करना है, ठीक है। तो एंटीक्यूबाइटल स्पेस जिसमें बीपी लिया जाता है, ब्लड प्रेशर लिया जाता है, कार्डियक अरेस्ट इन इन्फेंट। अच्छा, इन्फेंट मतलब सर बच्चा है, इन्फेंट तक ही होगा? नहीं नहीं, इन्फेंट तक नहीं होगा, ये कम से कम 2 से 3 साल तक के बच्चे में ये असेस किया जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्रेकियल होती है इसी को सबसे पहले दबाया जाता है। कैरोटिड दबाया जाएगा अडल्ट में, गलती नहीं करना, बच्चे के अंदर ब्रेकियल दबाया जाएगा। उसके बाद में रेडियल आर्टरी, थंब साइड, जो थंब साइड प्रेजेंट होती है, फोर आर्म ऑफ रिस्ट, फोर आर्म ये होते हैं, ठीक है, फोर आर्म ऑफ रिस्ट ये हथेली है, ठीक है। थंब साइड ये अंगूठा है, और रेडियल आर्टरी यहां से मोस्ट कॉमनली दबाया जाता है, तब इससे असेस कर पाएंगे। उसके बाद में फीमोरल आर्टरी, ग्रोइन एरिया, ग्रोइन एरिया वो जहां पे लाइनिंग बन रही है, वी कट बन रहा है, उसको ग्रोइन एरिया बोला जाता है, जिसके अंदर डिटेक्ट करते हैं सर्कुलेशन ऑफ लेग। अगर मान के चलो कहीं पे आपको क्यों सरपुट किया जा रहा है कि लेग साइड के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंटरप्ट हो रहा है, तो हम कौन सी आर्टरी को असेस करेंगे? सबसे पहले फीमोरल को, उसके बाद जो नीचे की आर्टरी है वो असेस करेंगे, पर मोस्ट कॉमन फीमोरल। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि फीमोरल आर्टरी के अंदर पंचर किया है कार्डियक कैथेटराइजेशन करने के लिए, आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन है, सबसे पहले हमें क्या प्रायोरिटी रहेगी पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर? तो सबसे पहले ये देखना है कि कहीं ना कहीं उस पार्ट के अंदर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, तो इसीलिए किसी गोज पीस या पट्टी का यूज करेंगे, या कॉटन डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, गोज पीस और उसके बाद कॉटन लगाएंगे और उसको कंप्लीटली टाइटली प्रेस करेंगे ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन बाहर की ओर ना निकले और पेशेंट है कहीं हेमरेज ना हो और हेमरेजिक शॉक के अंदर पेशेंट ना जाए, जिसमें हाइपोवोलेमिक शॉक नॉर्मली बोला जाता है। उसके बाद आता है पोप्टिलियल आर्टरी। पोप्टिलियल आर्टरी कहाँ होती है? पोप्टिलियल आर्टरी होती है पोप्टिलियल फोसा। एंटीक्यूबाइटल स्पेस देख लिया, यहाँ होता है, तो पोप्टिलियल फोसा कहाँ होता है? जो अपना पटेले के जस्ट पीछे की साइड में पोप्टिलियल
फोसा होता है। डिटेक्ट सर्कुलेशन ऑफ लेग, सेम रहेगा, डिटेक्ट सर्कुलेशन ऑफ लेग। उसके बाद पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, टिबियल बोन होते हैं ना, बिलो बोला जाता है नीचे, बिहाइंड बोला जाता है पीछे, बिहाइंड, बिलो, टिबियल, जिसमें मीडियल मेलेलस नाम की बोन होगी, उसके पास में डिटेक्ट किया जाता है। एडी होती है ना, एडी, एडी के साइड के अंदर, पीछे की साइड, डिटेक्ट सर्कुलेशन ऑफ फुट, फुट के सर्कुलेशन को, वहां से जो क्या रहता है, रिटर्न ऑफ ब्लड रहता है थ्रू द वेनस सर्कुलेशन, है ना। तो उसको असेस करने के लिए कि आर्टरी से सीधा वेन के थ्रू होके ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसको सर्कुलेशन फुट का, पूरा फुट का उसमें असेस किया जा सकता है। एपिकल पल्स ओवर द एपेक्स ऑफ हार्ट, ओवर द अपेक्स ऑफ हार्ट। अपेक्स का मतलब जो हार्ट का एक पार्ट होता है, अपेक्स, कैसा, जो सबसे आगे के साइड में जो हिस्सा होता है वो हार्ट का अपेक्स होता है। क्या होता है, अपेक्स होता है, जिसके अंदर, जिसको बोला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो आउटर वॉल होता है उसको अपेक्स बोला जाता है। और अपेक्स है वो सबसे आगे की साइड होता है, इसलिए साउंड को इजीली असेस किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में पल्स पूरा करेंगे आज, ठीक है। हेलो गाइस, इसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है रेट, रेट कितना फ्लो ऑफ रेट रहेगा पर मिनट, उसके हिसाब से बीट पर मिनट कितना रहता है वो आता है रेट। एक पल्स है जो पर मिनट कितना रेट से फ्लो कर रही है, वो बीट पर मिनट में, यानी कितनी बार धड़क रहा है एक मिनट में हार्ट, उसको रेट बोलते हैं। और इसको असेस करने के लिए बाय हार्ट इसको असेस किया जाता है थ्रू द अपेक्स, ठीक है। रेट बिफोर बर्थ, जन्म से पहले कितना, 140 बीट पर मिनट, और इसको नॉर्मली माना जा सकता है 120 टू 160 के बीच में इसको माना जा सकता है बिफोर बर्थ, जन्म से पहले। उसके बाद एट बर्थ, जन्म के समय कितना होना चाहिए, 130 टू 150, और इन्फेंट जन्म के समय 120, जन्म के समय 120 बीट पर मिनट होना चाहिए, और 150 इंटू 130 नॉर्मल होगा। उसके बाद अडल्ट, अडल्ट के अंदर कितना माना जाता है, 80, और एवरेज सर आपको पता बता दे कितना होगा, तो वो होगा 60 टू 100 बीट पर मिनट अडल्ट के अंदर है, नॉर्मल एवरेज माना जाता है। और 80 है, इसके अंदर एक बीच की रेंज है जिसमें हार्ट अपना किस प्रकार रेट देता है, कितना रेट देता है, वो 80 बीट पर मिनट, 80 बार धड़कता है, जिसमें से 60 से 100 इसका नॉर्मल है माना जाता है। ये एपिकल का रेट है, ठीक है, एपिकल साइड से जो लेते हैं वो है, पेरिफेरल नहीं है। ओल्ड के अंदर 60 टू 70। सर ओल्ड के अंदर कम कैसे हुआ, क्योंकि ओल्ड पेशेंट है, समटाइम डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उसकी वजह से जो उसमें फ्लूइड वॉल्यूम की कमी रहती है, और जो वेन की और आर्टरी की जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से ये हार्ट बीट है वो कम आता है। उसका टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया कितना दिया है सर, टेक्की मतलब होता है बढ़ना, टेक्की मीन बढ़ना, ब्रेडी मीन घटना, तो टेक्की मीन होता है बढ़ना, यानी इंक्रीज हो रही है, जिसमें 100 बीट पर मिनट अगर हार्ट है वो इंक्रीज हो रही है, उसको बोलते हैं टेकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं 60 बीट पर मिनट अगर ये कम हो रही है तो इसको ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है। उसके बाद में रिदम, रेगुलर ऑफ बीट, रेगुलर ऑफ बीट यानी अगर हार्ट है वो अपना एक रिदम जनरेट करता है ना, पल्स है वो अपनी एक रिदम जनरेट करती है, तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है वहां से अगर किसी तरह का साउंड हमें सुनाई देने को मिल रहा है, किसी तरह की आवाज अगर सुनाई दे रही है तो उसको रिदम बोला जाता है, ठीक है। तो जितना ब्लड है वो आउट हो रहा है, हार्ट से बाहर निकल रहा है, बीट पर मिनट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बीट एक आवाज का सिंबल है, तो उसमें एक रिदम जनरेट होती है। किस तरह की रिदम है उसमें आ रही है आवाज, किस लब डब का साउंड सुना जाता है ना। तो लब डब का साउंड तब आता है जब हार्ट है वो पंप करता है, और पंप करने के बाद वापस अपनी पोजीशन के अंदर आता है, तो उसमें S1 और S2 साउंड आता है, जिसमें हार्ट है वो रीपोलराइज और डीपोलराइज होता है। इन दो प्रोसेस को आगे बढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं
कॉमन चीजें जो पल्स में पूछी जाती है। डिस रिदम होता है रेगुलर ऑफ बीट, हार्ट बीट का रेगुलरली साउंड जनरेट करना। डिसरिदमिया मीन होता है द वेरिएशन और इरेगुलरिटी ऑफ द रिदम। अगर डिस रिदम का मतलब होता है पूरी तरह से एक रिदम का गड़बड़ाना। तो द वेरिएशन और इरेगुलर ऑफ रिदम। इंटरमिटेंट पल्स का मतलब ये होता है जैसे कोई मिस कॉल करता है, मिस कॉल का मतलब होता है उसने कंप्लीट कॉल नहीं की, हमने रिसीव नहीं की, बीच में वो चीजें बार बार हो रही है तो उसको मिस कॉल कहते हैं। और यहाँ पे मिस्ड एट रेगुलर इंटरवल का मतलब होता है कि बीच बीच में पल्स है वो मिस्ड हो रही है रेगुलर इंटरवल से, ठीक है। उसके बाद में सीनस एरिथमिया का मतलब होता है सीनस, मैंने सांस ऊपर लिया, सीनस छोड़ दिया, ठीक है। तो सीनस इंस्पायरेशन के दौरान ये बढ़ेगा और एक्सपायरेशन सांसों को बाहर निकालना तो ये घटेगा। उसके बाद में डायकोटिक पल्स का मतलब होता है वन हार्ट टू आर्टेरियल पल्सेशन, है ना। एक हार्ट है पर जो आर्टेरियल पल्सेशन है वो दो तरह की आ रही है ना, उसको बोलते हैं एक आदमी दो शादी, मतलब ऐसा समझ सकते हो। यानी एक हार्ट एक है और उसको जनरेट कर रही है दो चीजें, टू आर्टरी जिसमें पल्सेशन असेस करने को मिल रही है, गिविंग ए सेंसेशन डबल बीट, और एक डबल बीट जनरेट हो रही है वहां से, एक रिदम के तौर पे बीट आ रही है, वो आ रही है डबल। हार्ट है एक, तो इसकी तरह से एक आदमी है और दो चीजें हैं, डायकोटिक पल्स इसी को बोला जाता है। डाई मीन होता है टू, याद रखें, डाई मीन होता है टू, ठीक है। और पल्स डिफिशिएट का मतलब होता है कि हार्ट से रेडियल, हार्ट में एपिकल और रेडियल में रेडियल पल्स, और जो रेडियल बोन के पास में होती है, थंब के पास में। तो एपिकल से जनरेट होने वाली हार्ट बीट अगर रेडियल पल्स तक जाते जाते अपना चेंजेस दिखाई दे, उसके बीच में जितना चेंजेस आ रहा है उसको पल्स डेफिशिएट है बोला जाता है, ठीक है। एपिकल हार्ट बीट से रेडियल पल्स के बीच का जो अंतर होता है उसको पल्स डेफिशिएट बोला जाता है। इजी लैंग्वेज में आपको समझाना है, बाकी आप लेंथी बुक से पढ़ सकते हैं, मेरा काम है समझाना और आपका डाउट क्लियर करना, ठीक है। वॉल्यूम, फुलनेस ऑफ आर्टरी अपना फुलनेस कितना दिखा रही है। एक आर्टरी है, आर्टरी के अंदर कितना फुलनेस आ रहा है, कितना वॉल्यूम आ रहा है ना, वो वाटर हम फुलनेस ऑफ आर्टरी और वॉल्यूम के आधार पे इन चीजों को डिवाइड किया गया है कि हाँ पल्स के अंदर इस तरह की अल्ट्रेशन आ सकती है। वाटर हमर, पानी का हमर, हथौड़ा, कि ऐसा हथौड़ा जो पानी की तरह मार करे, है ना, ऐसा लगे अंदर से कोई हथौड़ा मार रहा है, वो भी आर्टरी के ऊपर या वेन के ऊपर, तो वाटर हमर। कोरेजन, कोलैप्सिंग पल्स, तीन नाम है इसके, वाटर हमर, कोरेजन, कोलैप्सिंग। कोरेजन की स्पेलिंग है CORRIGANS, कोलैप्सिंग है COLLAPSING, कोलैप्सिंग। दो नाम इसके अंदर क्या रहेगा कि एक बार ऐसा लगेगा फुल वॉल्यूम ऑफ पल्स हुई, फुल वॉल्यूम ऑफ पल्स, तो उसके दौरान फुल वॉल्यूम ऑफ पल्स आएगी और रैपिडली वो क्या करेगी, एक बार तो जैसे समुद्र में जैसे लहर आती है ना, और एकदम से तेज आती है फिर पानी वापस लेके चली जाती है, उसी तरह से ये होगा कि फुल वॉल्यूम ऑफ पल्स आएगा और रैपिडली कोलैप्स हो जाएगा। एरोटिक रिगर्जिटेशन का इन्होंने एग्जांपल दिया है। मान के चलिए कि आपका हार्ट है वो बहुत ज्यादा मतलब कंप्रेस कर रहा है वेंट्रिकल को कंप्रेस करके ब्लड को पहुंचा रहा है उधर जिधर जाना चाहिए, और मान के चलो पूरा कंप्रेस करने के बाद में फुली ब्लड आगे ना जाके वापिस आ रहा है, कहीं ना कहीं उसके वॉल डिफेक्ट होते हैं, है ना।
जो उसके वॉल होते हैं जो उसको पुश आउट करते हैं, एरोटिक वॉल होते हैं जो कमजोर होते हैं, उसकी वजह से जो ब्लड आगे जाना चाहिए वापस बैकवर्ड फ्लो हो जाता है। इसको एरोटिक रिगर्जिटेशन बोल देते हैं। कई बार क्या चीजें है ना बाहर जानी चाहिए पर वो वापस लौट के उसी जगह आ जाती है ना, कुछ बाहर गया कुछ अंदर आ गया, उसको एरोटिक रिगर्जिटेशन बोलते हैं। अरोटा के अंदर होने वाली प्रॉब्लम। बाउंडिंग पल्स होती है, फुल ब्लड वॉल्यूम आएगा, एक बार ब्लड वॉल्यूम पूरा आएगा, उसके बाद पल्स एंड स्ट्रोक वॉल्यूम है फुल। बाउंडिंग पल्स का मतलब होता है फुल ब्लड वॉल्यूम होगा और उससे क्या है कि पल्स एक जनरेट होगी और उसको ही स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि बाउंड करके जो चीजों को चले, फुल ब्लड वॉल्यूम होगा, उससे पल्स जनरेट होगी और उससे एक स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बाहर निकलता है। दो चीजें हो रही है ना, एक पल्स जनरेट होती है ड्यू टू फुल वॉल्यूम, दूसरा जो अपना स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी बढ़ रहा है, तो इसमें बाउंड कर रहे हैं दोनों चीजों को। पल्स भी जनरेट होगी और साथ में जो हार्ट से निकलने वाला ब्लड है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है 1 मिनट में थ्रू द हार्ट बीट हार्ट से कितना ब्लड पंप हुआ, है ना, हार्ट बीट इनटू हार्ट वॉल्यूम, है ना, ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। उसके बाद में पल्स अल्टरेशन, किस तरह की पल्स अल्टरेशन देखने को मिलेगी, रिदम रेगुलेटरी बट वॉल्यूम, है ना। इसके अंदर क्या रहेगी कि पल्स अल्टरेशन का मतलब होता है मतभेद, ये दो चीजों में अंतर आना। रिदम रेगुलेटरी होती है जिसके अंदर एक रिदम की प्रॉपर रेगुलेटरी रहेगी, फ्लो बाय फ्लो। इसके अंदर क्या रहेगा, एक रेगुलर बीट के अंदर, एक रेगुलर रिदम के अंदर, बट वॉल्यूम है उसके अंदर कभी स्ट्रॉन्ग होगा और कभी वीक होगा। जो वॉल्यूम होगा, पल्स का एक वॉल्यूम होगा, वो कभी स्ट्रॉन्ग होगा कभी वीक होगा, है ना। पल्स अल्टरेशन देखने को मिलता है। रिदम रेगुलरली आती रहेगी, ऐसा नहीं है पल्स रुकते तो चलते चलते रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। पर जो वॉल्यूम है एक स्ट्रॉन्ग और वीक, एक वॉल्यूम आता है पल्स का, उसमें कहीं ना कहीं एक पल्स हमें इजी असेस होगी, एक वीक असेस होगी, यानी स्ट्रॉन्ग और वीक। बाइजेमिनल पल्स, बाइजेमिनल पल्स का मतलब होता है कि जो इरेगुलरिटी होती है जिसके अंदर, है ना, इरेगुलरिटी होती है और जिसके अंदर है ना हर चीज है वो जल्दी जल्दी होती रहे, उसको बाइजेमिनल बोलते हैं। बाई मीन टू, टू के अंदर, एक के अंदर इरेगुलरिटी होगी, दूसरे के अंदर चीजें जल्दी होगी, उसको बाइजेमिनल बोलते हैं। इरेगुलर रिदम है वो इरेगुलर रहेगी, एवरी बीट कम अर्ली, और हर बीट है वो जल्दी आएगी नॉर्मल बीट से, ठीक है। एग्जाम्पल जिसमें एमआई और डिजिटलिस टॉक्सिसिटी, दो तरह की होती है। एक डिजिटल टॉक्सिसिटी होती है जो डाइजोक्सिन होती है, जो हार्ट को एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करती है। उसके अंदर अगर ज्यादा अगर डोज दे दी जाए उसकी वजह से टॉक्सिसिटी अगर जनरेट होगी ब्लड के अंदर, उसका वॉल्यूम अगर ट्रक का बढ़ गया तो उसके से बाइजेमिनल पल्स जैसी सिचुएशन पैदा होती है। नेक्स्ट होता है एमआई। एमआई का मतलब होता है कि जो उसकी जो कैरोटिड मतलब उसकी जो हार्ट की जो मायोकार्डियल के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, वो क्या करती है, इंटरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो मिडल लेयर ऑफ हार्ट होती है वो इस्चेमिक सिचुएशन की वजह से वहां पर नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से एमआई जैसी सिचुएशन होती है। उसके अंदर होती है कोरोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी, जिसका ब्लड फ्लो है वो इंटरप्ट हो जाता है, ठीक है। तो एमआई और डिजिटलिस टॉक्सिसिटी की वजह से बाइजेमिनल पल्स जैसी सिचुएशन आती है। 3D पल्स, इसका डी आ गया, ई के बाद में 3D पल्स। 3D पल्स का मतलब होता है 3D मतलब आघात कर सकते हो, कभी भी धोखा दे सकते हैं। 3D का मतलब धोखा, 3D, THREADY, 3D वीक यानी कमजोर, स्मॉल वीक पल्स, स्मॉल वीक पल्स मैंने लिखा स्मॉल वीक पल्स, जिसमें वायर लाइक सेंसेशन होगा, ऐसे लगेगा यार वेन तो है पर पल्स नहीं है, और वायर लाइक है, कॉर्ड लाइक वेन है। और शोक मानी उसमें हो सकता है हाइपोवोलेमिक सिचुएशन हो जिसकी वजह से वो शोक में जा सकता है। उसके बाद में आता है अप के अंदर आता है पैराडॉक्सियल पल्स। पैराडॉक्सियल पल्स जैसे मान के चलो सीनस के अंदर पढ़ाया था मैंने, सीनस कहाँ गया, ये रहा सीनस एरिथमिया, इसमें इंस्पायर कर रहा है, उसके दौरान है वो बढ़ रही है चीजें और स्लो हो रही है ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, ये सीनस एरिथमिया। सीनस एरिथमिया और पैराडॉक्सियल को मिक्स नहीं करना है,
ये वॉल्यूम के आधार पे है और ये रिदम के आधार पे, इनको मिक्स नहीं करना है। इसमें देखो पैराडॉक्सियल पल्स क्या है, वीकर इंस्पायरेशन। ये पल्स वॉल्यूम तब वीक होगा जब पर्सन है वो इंस्पायर करेगा, सांसों को अंदर खींचेगा। और एग्जाम्पल के तौर पे हार्ट फेलियर सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन तब होती है जब हार्ट पे अगर सांस ले रहा है, डायफ्राम फैल रहा है और हार्ट है वो कंजेस्टेड हो रहा है, जिससे वो प्रॉपर बीट नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह से वो है उसमें जो वॉल्यूम ऑफ पल्स है वो वीक हो रहा है। कहीं ना कहीं हार्ट का अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से वो कंप्रेशन में जा रहा है और उसकी रेगुलर हार्ट भी जो पल्स रेट है वो डिस्टर्ब हो रही है। उसके बाद में देखिए पूछा जाता है पोजीशन और मेथड। पहली बात तो पोजीशन बता देता हूँ कौन सी होती है। पोजीशन होती है जो अपना हार्ट होता है फिफ्थ एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है ना, उसके बीच में पाया जाता है। फिफ्थ और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस ये होगा। और रिब्स है, जो रिब्स केज है वो राउंड होता है यहाँ तक। और उसके बाद में जो मीडियस्टिनम है, मान के चलो ये मेरा कौन सा स्टर्नम पार्ट है, और स्टर्नम पार्ट के जो मीडियस्टिनम पार्ट है, मीडियस्टिनम से लेटरली अगर अपन फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे जो फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पे मेरा हार्ट अवेलेबल होगा। ये है हार्ट की पोजीशन। उसके बाद में आता है मेथड, जिसमें मेथड ऑफ पल्स असेसमेंट, किस तरह से मेथड है वो फॉलो होता है पल्स असेसमेंट का। एक तो होता है पाल्पेशन, मैंने रेडियल आर्टरी को पाल्पेट किया थ्रू द फिंगर, ये होता है पाल्पेशन। दूसरा आता है अस्कल्टेशन, मैंने स्टेथोस्कोप का यूज किया और वो साउंड सुनने के लिए, वो भी एपिकल हार्ट रेट, क्योंकि एपिकल हार्ट रेट सुनने के लिए इन्फेंट का जो एपिकल हार्ट रेट को सुना जाता है और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद में उसका ब्रेकियल पल्स को भी असेस किया जाता है। तो इसी तरह से ये पल्स है, आपको समझ में आया होगा और बेटर समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको समझाया जाए, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्या है कि जब मैम पढ़ाती है तब तो दुगना लाइक हो जाते हैं और हम पढ़ाते हैं तो आधे भी लाइक नहीं होते, तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी करना है, ठीक है। और बाकी हम पढ़ाते रहेंगे कंटिन्यू, मोटिवेशन करने के लिए आप लीजिए, ऐसा जरूर कीजिएगा। थैंक यू। नर्स में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।